सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड मैन के बारे में। ये कहानी है एक रॉबरी की, जिस रॉबरी ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया कि आखिर रॉबर्स चाहते क्या है, क्योंकि रॉबर्स ने बैंक के एक पैसे को नहीं छुआ। कहानी की शुरुआत होती है और हम डाल्टन रसेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कैमरे में देख करके अपनी कहानी बता रहा होता है कि उसने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक को लूटा और बैंक को लूटने के बाद वो फ्रंट दरवाजे से बाहर आया, वो भी पुलिस वालों के सामने से, और किसी ने उसे पकड़ा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डाल्टन ने ये सब कैसे किया। फिर डाल्टन अपनी पूरी कहानी बताने लगता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने न्यूयॉर्क शहर का दृश्य आता है और एक बैंक के सामने आकर के एक बड़ी सी वैन रुकती है। इस वैन में डाल्टन के सारे साथी हैं जिन्होंने अभी पेंटर्स के कपड़े पहन रखे हैं। फिर एक एक करके ये सारे लोग बैंक के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही डाल्टन अंदर जाता है वो एक डिवाइस को बाहर निकालता है और इस डिवाइस की मदद से एक एक करके सारे कैमरे को बंद करने लगता है। फिर जैसे ही कैमरे बंद होते हैं ये लोग अपनी बंदूकों को बाहर निकालने लगते हैं और एक एक करके सारे लोगों को कहते हैं कि वो जमीन पे लेट जाए। तब यहाँ पे कियोस फैल जाता है। तब ये लोग स्मोक ग्रेनेड्स फेंकते हैं जिससे सारे लोग शांत हो जाते हैं और वो जमीन पे ऐसे ही लेटे रहते हैं। लेकिन अब धुआं धीरे धीरे करके बाहर जा रहा है। तभी एक पुलिस वाले की नजर पड़ जाती है दरवाजे पे। तब वो दरवाजे के पास आता है और अंदर के हालात को देखने के बाद वो पुलिस वालों को खबर करने लगता है। तभी डाल्टन इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो दरवाजा खोलता है और पुलिस वाले पे बंदूक तान के कहता है कि हम इस बैंक को लूट रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं, इसीलिए अगर कोई भी पुलिस वाला इस दरवाजे के पास आया तब हम एक एक करके सारे लोगों को मारने लगेंगे, इसीलिए अभी के अभी दरवाजे से दूर चले जाओ। फिर इतना कहने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो पुलिस वाला पूरे शहर के पुलिस को खबर कर देता है। तब कुछ ही समय में यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं और वो इस जगह पे नाकाबंदी कर देते हैं। तभी हम देखते हैं इस बैंक के मालिक को जिसका नाम है आर्थर केस। केस के ऐसे बहुत सारे बैंक है, इसीलिए वो पहले कंफ्यूज हो जाता है कि उसके कौन से बैंक पे डाका पड़ा है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि मैनहट्टन वाले बैंक पे डाका पड़ा है, केस परेशान हो जाता है और तुरंत कांटेक्ट करता है एक एक्सपर्ट को जिसका नाम है मैडलिन वाइट, और वाइट से मिलके कहता है कि तुम्हें कैसे भी उस बैंक में जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है जिसपे मेरे कुछ जरूरी कागजात हैं और किसी भी कीमत में वो कागजात किसी के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। तब वाइट कहती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है, और अगर आप नहीं बताना चाहते तब भी ये बात आपको मुझे बतानी पड़ेगी कि वो चीजें कितनी कॉन्फिडेंशियल है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। लेकिन अगर आपने मुझसे झूठ कहा तब हमारा एग्रीमेंट कभी भी टूट सकता है। तब केस उसे समझाने लगता है और बताता है कि वो कागजात कितने जरूरी हैं, लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं बताता। फिर भी वाइट इस काम को करने के लिए मान जाती है। तभी दूसरी तरफ हम दो जासूसों को देखते हैं जिनका नाम है कीथ फ्रेजियर और बिल मिचेल। लेकिन अभी फ्रेजियर का डिमोशन हुआ है और उसे ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे। उसके सर पे एक घपले का केस चल रहा है, इसीलिए फ्रेजियर को डाल दिया गया है हॉस्टेज नेगोशिएशन प्रोग्राम में और फ्रेजियर को ये केस मिल जाता है। इसीलिए वो जाता है बैंक के पास और बैंक के पास जाते ही उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस वाले से जो इस केस का इंचार्ज है। इस पुलिस वाले का नाम है डेरियस। इसीलिए दोनों अब बात करने लगते। तब डेरियस बताता है कि हमें पता नहीं चल पा रहा कि अंदर कितने सारे हॉस्टेजेस हैं और उसके साथ साथ कितने सारे रॉबर्स, इसीलिए हम इन चीजों के बारे में अभी भी पता कर रहे हैं। तब फ्रेजियर कहता है कि आपको और भी मुस्तैद होने की जरूरत है और सारी जानकारियों को आप जल्दी निकाल, और जैसे ही आपको कुछ पता लगे आप हमें सबसे पहले इत्तला कीजिए। फिर इतना कहने के बाद फ्रेजियर यहाँ से चला जाता है। तभी हमारे सामने बैंक के अंदर का दृश्य आता है और हम डाल्टन को देखते हैं जो सारे हॉस्टेजेस को लेकर के गया है सेफ रूम के पास। फिर वो सबको अलग अलग होने के लिए कहता है। जितने भी कस्टमर्स आए थे बैंक में वो एक तरफ और उसके साथ साथ जितने भी बैंक के कर्मचारी वो एक तरफ, और इन्हें अलग बांटने के बाद वो कहता है कि अपनी सारी चीजों को ये लोग बाहर निकाले, जैसे कि सेलफोन और घर की चाबी। फिर इनका साथी सारी चीजों को कलेक्ट करने लगता है। तभी बैंक का एक कर्मचारी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि आज मैं अपना फोन घर पे ही भूल गया था, इसीलिए मेरे पास कोई भी फोन नहीं है। लेकिन डाल्टन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो उसके साथी का एक फोन लेता है और उससे उस आदमी के नंबर पे कॉल करता है। तभी उस आदमी का फोन बज जाता है उसके ऑफिस में। तब डाल्टन फोन को बाहर लाता है और इस कर्मचारी को अंदर ले जाकर के बहुत पीटता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो किसी किस्म की कोई भी चालाकी नहीं कर सकते। फिर एक एक करके सब लोग अपनी चीजें देने लगते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो अपना वीडियो गेम देने लगता है। तब डाल्टन मना कर देता है कि उसे वीडियो गेम नहीं चाहिए। फिर जैसे ही ये लोग सबसे चीजें ले लेते हैं तब ये दो नई लाइंस बनाते हैं। एक लाइन में सारे मर्दों को
और एक लाइन में सारी औरतों को रखते हैं और सबको कहते हैं कि अपने सारे कपड़े उतार दे, सिर्फ अपने अंडरवियर्स को छोड़ करके। तब सारे लोग ऐसा ही करते हैं और एक एक करके कपड़े उतारने लगते हैं। तब ये सारे लोग उन्हें नए कपड़े देते हैं और मास्क भी, और इन्हें पहनाने के बाद अलग अलग कमरे में बंद करने लगते हैं। तभी एक बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और डाल्टन जैसे इस चीज को देखता है वो बूढ़े आदमी को बाहर भेज देता है। तब पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि उन लोगों ने मुझे हिदायत दी है कि अगर कोई भी इस दरवाजे के आसपास आया तब वो 2 लाशें फेंकेंगे बाहर, इसीलिए अब पुलिस वाले भी डर जाते हैं। तभी हम डाल्टन की टीम को देखते हैं जो सबसे पहले जाते हैं सेफ बॉक्स के पास और उसके बाद उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे सारी सप्लाईज होती हैं और इस कमरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगते और थोड़ी देर के बाद इस कमरे में चेंजेस करने लगते हैं और जमीन में खुदाई भी शुरू कर देते हैं। तभी हम बाहर डेरियस को देखते हैं फ्रेजियर के साथ और डेरियस फ्रेजियर को बताता है कि जो बूढ़ा आदमी बाहर आया उसने हमें बताया कि अंदर लगभग 4 रॉबर्स हैं और उनके साथ बहुत सारे हॉस्टेजेस। और फ्रेजियर को ये बात भी बताता है कि हमारी बात हुई है टीम से, कहीं हमें जल्दी ही अंदर की वीडियो मिल जाए, जितनी भी वीडियो पहले रिकॉर्ड हुई थी, और उसके साथ साथ अंदर जितने भी सेल फोन्स हैं लोगों के, हम उन्हें भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा काम यहीं पे खत्म होता है। यहाँ से आगे का काम अब आपको ही देखना है। तब फ्रेजियर कहता है कि ये सही वक्त नहीं है अंदर बात करने का, हम थोड़ी देर के बाद उन्हें कॉल करेंगे। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और ये लोग जा करके रॉबर्ट्स के वैन को देखते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि ये वैन चोरी का था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लोग अंदर कॉल करते हैं। तब डाल्टन फोन नहीं उठाता और फोन ऐसे ही बजते रहता है। तभी फ्रेजियर को बताया जाता है कि हमें अंदर का फुटेज मिल चुका है, जब उन लोगों ने कैमरा बंद किया था उससे पहले का फुटेज हमारे पास है। इसी बीच ये लोग डाल्टन को देखते हैं जो सारे कैमरे को बंद कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख पाता। तभी हम व्हाइट को देखते हैं जो जाती है न्यूयॉर्क के मेयर के और उनसे एक फेवर मांग कि उसे पुलिस वालों की टीम में जाना है। जितने भी पुलिस वाले अंदर वाले रॉबर्ट से नेगोशिएट कर रहे हैं। तब मेयर कहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन व्हाइट कहती है कि मुझे कैसे भी उनके साथ मिलना है। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट्स ने एक और आदमी को आजाद, लेकिन उसके गले में उन लोगों ने एक संदेश लिख के भेजा है। तभी पुलिस वाले जाते हैं इस आदमी के, यह आदमी एक सिख है और इन्हें यह बात समझ में नहीं आती। फिर ये लोग उसकी पगड़ी उतारने लगते हैं। तब वो आदमी बार बार चिल्लाता है कि मेरे पगड़ी को मत उतारो, लेकिन ये लोग पगड़ी उतार के उसे लेकर के जाते हैं फ्रेजियर के पास। तब फ्रेजियर इस आदमी से पूछताछ करता है और कहता है कि मुझे बताओ अंदर कितने लोग हैं, लेकिन ये आदमी बहुत गुस्से में है। ये सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी पगड़ी वापस चाहिए, लेकिन अंत तक ये लोग कन्विंस कर लेते हैं उस आदमी। तब वो पूरी बात बताता है कि अंदर 20 से 30 लोगों को उन लोगों ने हॉस्टेजेस बना रखा है और उनका एक मुखिया भी है। तभी ये लोग रॉबर के संदेश को पढ़ते जिसमें लिखा है कि उन्हें 2 बस चाहिए और उसके साथ साथ 2 जेट भी चाहिए, वो भी रात के 9 बजे से पहले, और अगर उन लोगों ने उनके डिमांड को पूरा नहीं किया तब वो हर एक घंटे एक हॉस्टेज को मारते। फिर इन बातों को सुनने के बाद फ्रेजियर कहता है कि मैं उन्हें 1 कप चाय तक नहीं दूंगा जब तक मेरी बात नहीं होती उनके मुखिया से। तभी यहाँ पे केस आ जाता है और कहता है कि मैं अपने बैंक को कैसे भी बचाना चाहता हूँ, आखिर उनकी शर्तें क्या है। तब ये लोग बताते हैं कि उन्हें 2 बस और 2 जेट चाहिए। तब केस कहता है कि मैं उनके लिए जेट ला सकता हूँ, लेकिन फ्रेजियर कहता है कि आप बाहर बैठिए, हम इन सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे। तब केस बाहर चला जाता है। तभी इन्हें रॉबर्ट्स का एक और संदेश मिलता है कि उन्हें सबके लिए खाना चाहिए। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब हम खाने के बहाने अंदर बक्स डाल सकते हैं और उनकी बातों को सुन सकते हैं। फिर ये प्लान करते हैं कि ये पिज्जा भेजेंगे अंदर ताकि ज्यादातर लोग एक साथ बैठ करके खाएं और तब वो बातें भी करें और इन्हें पता लग सके कि अंदर क्या हो रहा है। तभी यहाँ की एक एम्प्लॉई एक पेन दिखाती है फ्रेजियर को और कहती है कि एक बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग डिवाइस है, इसमें 30 सेकंड तक की रिकॉर्डिंग हो सकती है। तब इस बात को सुनते ही फ्रेजियर उस डिवाइस को रख लेता है। तभी बैंक के अंदर एक लड़का बदतमीजी करने लगता है और इस चीज को देखने के बाद रॉबर्ट्स उसे बहुत पीटते हैं और लेकर के जाते हैं सब। तब तक पुलिस वाले खाना लेकर के चले आते हैं दरवाजे और फ्रेजियर भी यहीं पे होता है जो कहता है कि मैं तुम लोगों के मुखिया से बात करना चाहता हूँ, तभी हम आगे तुम लोगों की मदद कर सकेंगे। और इतना कहने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और अंदर की बातों को सुनने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि वो कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं जिस भाषा का इन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि ये रशियन भाषा है, इसीलिए ये लोग रशियन एक्सपर्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी हम अंदर रॉबर्ट्स को देखते हैं जो एक लड़की को एक कमरे से बाहर लेके आते हैं। उसके बाद अपने साथी को उस लड़की के कपड़े पहना के उसी कमरे में भेज देते हैं ताकि सबको लगे कि वो एक हॉस्टेज है। फिर वो ऐसे ही रूम्स में लोगों की अदला बदली करते रहते हैं और इनकी जो दोस्त होती है वो फिर से चली आती है सप्लाई रूम में और यहाँ करके खुदाई करने लगती है। तभी हम फ्रेजियर को देखते हैं जो एक रशियन एक्सपर्ट को लेकर के आता है और उसे ये ऑडियो सुनाता है। फिर पूरे ऑडियो को सुनने के बाद वो कहता है कि ये रशियन नहीं है, मुझे लगता है कि ये बल्गेरियन भाषा है जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बोला जाता है। तब इस बात को सुनने के बाद फ्रेजियर फिर से सोच में पड़ जाता है और निश्चय करता है कि बाहर की क्राउड की मदद लेगा। फिर सबको वो सुनाने लगता है ये सारी बातें। तब एक आदमी कहता है कि मैं इस भाषा को पहचानता हूँ, ये अल्बेनियन है, मेरी एक्स वाइफ अल्बेनियन थी। तब फ्रेजियर उसे अंदर लेके आता है और कहता है कि अपनी पत्नी को कॉल करो
और उसे कहो कि वो ट्रांसलेट करके हमें बताए कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तब वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और थोड़ी देर के बाद वो औरत यहाँ पे आती है, लेकिन वो उल्टा इनसे ही मदद मांगती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सारी पार्किंग टिकट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे क्लियर करवा दो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। फिर फ्रेजियर कहता है कि हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और वो पार्किंग टिकट्स को ले लेता है और ऑडियो को प्ले करता है। तब ऑडियो को सुनने के बाद ये औरत हंसने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आदमी क्या बोल रहा है और मैं इस बात को भी जानती हूँ कि कौन आदमी बोल रहा है ये बातें। तब इस बात को सुनने के बाद फ्रेजियर खुश हो जाता है और कहता है कि ये कौन है। तब वो औरत बताती है कि अल्बानिया का राष्ट्रपति है और ये उनका भाषण है जिसकी रिकॉर्डिंग अंदर बजा के रखी गई है। तब इन बातों को सुनने के बाद फ्रेजियर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये रॉबर्स बहुत ही चालाक हैं। इन्हें पहले से पता था कि हम लोग अंदर बक्स लगाने वाले हैं, इसीलिए इन लोगों ने लंबा गेम खेल दिया। हमें और भी ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा अगर हमें इन्हें पकड़ना है। तभी हम डाल्टन को देखते हैं जो जाता है तिजोरी के अंदर और सारे पैसों को देखने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि डाल्टन को पैसों में कोई रुचि नहीं है। फिर वो अपने दोस्त की मदद से यहाँ के सेफ को खोलता है और अंदर उसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे हीरे, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को बाहर निकालता है और सेफ को बंद करने के लिए बोल देता है। इसी बीच न्यूयॉर्क के मेयर चले आते हैं बैंक के सामने और उनके साथ वाइट भी है। तब फ्रेजियर जाकर के उनसे बात करता है और मेयर उसे बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वाइट उनके टीम में शामिल हो जाए। तब फ्रेजियर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और वाइट हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तब मेयर इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करने लगता है फ्रेजियर को और फ्रेजियर फिर से सोच में पड़ जाता है। लेकिन इसी बीच डाल्टन इनका फोन उठा लेता है और जब फ्रेजियर उससे बात करता है तब डाल्टन बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहता है कि आखिर उसे कौन कौन सी चीजें चाहिए और अगर इन लोगों ने जल्दी से उन सारी चीजों को लाके नहीं दिया तब वो एक एक करके सारे हॉस्टेजेस को मारने लगेगा। लेकिन इसी बीच हम डाल्टन के टीम वालों को देखते हैं जिन्होंने जमीन में खुदाई पूरी कर ली है और डाल्टन अभी भी फ्रेजियर से बात कर रहा है और फ्रेजियर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंत में फ्रेजियर फोन दे देता है वाइट को क्योंकि वो डाल्टन से बात करना चाहती है। तो वाइट कुछ ऐसी बातें बताती है डाल्टन को कि वो उससे मिलने के लिए मान जाता है। तब ये लोग वाइट को लेकर के जाने लगते हैं दरवाजे के पास, लेकिन फ्रेजियर बार बार वाइट को समझाता है कि कहीं इससे सारी चीजें खराब ना हो जाए, लेकिन वाइट किसी की नहीं सुनने वाली और वो अंदर चली जाती है। तब सबसे पहले लोग वाइट की तलाशी लेते हैं, फिर लेकर के जाते हैं डाल्टन के पास। तब वाइट एक ऑफर देती है डाल्टन को और कहती है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तब हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाएंगे और जैसे ही तुम जेल से बाहर आओगे तुम्हें $2 मिलियन दिए जाएंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें उस सेफ का सारा सामान हमें देना है। तब डाल्टन कहता है कि मुझे बेवकूफ मत समझना, मुझे पता है कि उस सेफ में क्या है और मैं तुम्हारे बॉस को भी जानता हूँ। तुम केस के लिए काम कर रही हो जो दूसरे विश्व युद्ध के समय नाजियों से मिल चुका था और अपने ही देश के साथ उसने गद्दारी करके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। और जब मैंने उसका सेफ खोला तब मुझे नाजियों से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली और इन्हें मैं अपने पास ही रखने वाला हूँ कि अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया तब तुम लोग मुझे छुड़ाओगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद वाइट कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के निकल पाओगे? तब डाल्टन कहता है कि हाँ, मैं सामने के दरवाजे से बाहर निकलूंगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद वाइट समझ जाती है कि डाल्टन कितना चालाक है, इसीलिए वो बाहर आती है और फ्रेजियर को सारी बातें बताती है कि वो आदमी बहुत ही चालाक है, सारी चीजें उसके प्लान के मुताबिक जा रही हैं, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है और मुझे पता है कि वो किसी को नहीं मार सकता क्योंकि वो किसी भी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसीलिए इस आदमी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर अब फ्रेजियर भी सोच में पड़ जाता है और जाके अपने साथियों से बात करता है कि आखिर इन्हें डाल्टन के बारे में कौन कौन सी चीजें पता लगी हैं। फिर एक वक्त के बाद फ्रेजियर अपना प्लान बनाता है और डाल्टन से कांटेक्ट करके कहता है कि मैं तुम्हें सारी चीजें देने को तैयार हूँ, जितनी भी चीजें तुमने मांगी है, लेकिन पहले मैं अंदर आकर के देखना चाहता हूँ कि सारे हॉस्टेजेस जिंदा हैं या नहीं। तब डाल्टन उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है और फ्रेजियर जाता है बैंक के अंदर। तब डाल्टन उसे एक एक करके सारे हॉस्टेजेस को दिखाने लगता है। तभी फ्रेजियर देखता है उस छोटे बच्चे को और कहता है कि क्या मैं इसे लेकर के जा सकता हूँ? तब डाल्टन मना कर देता है। तब फ्रेजियर सबको कहता है कि किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सबको बचाने के लिए आएगा। और इतना कहने के बाद वो दरवाजे तक जाने लगता है, लेकिन दरवाजे के पास आते ही वो डाल्टन पे अटैक कर देता है और उसके मास्क को हटाने की कोशिश करता है। तभी डाल्टन के साथी उस पर बंदूक तान देते हैं और डाल्टन आखिरी वार्निंग देता है फ्रेजियर को कि जितनी जल्दी हो सके उसे जेट और बस चाहिए। फिर फ्रेजियर बाहर चला जाता है और डाल्टन जाता है सप्लाई रूम में और अपने लोगों को कहता है कि और कितना वक्त लगने वाला है खुदाई में। तब वो कहते हैं कि 2 से 3 घंटे और। इसी बीच फ्रेजियर पहुंचता है डैरियस के पास और उसे कहता है कि वो आदमी बहुत चालाक है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी मारने वाला है, इसीलिए हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंतजार करना है। तब ये सारे लोगों पे नजर रखने लगते हैं और जैसे ही वक्त पूरा होता है डाल्टन एक आदमी को इनके सामने ही मार देता है। तब फ्रेजियर आश्चर्यचकित रह जाता
है कि आखिर ये क्या हुआ, और पुलिस वाले सारे के सारे मुस्तैद हो जाते हैं और हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि वो इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकते इन पे, इसीलिए वो रबड़ की बुलेट्स ले आते हैं और हमला करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी फ्रेजियर उस प्लेट को देखता है जिस प्लेट पे संदेश लिख के भेजा था डाल्टन ने, और जब वो प्लेट्स को खोलने लगता है तब उसे पता लगता है कि प्लेट्स के अंदर एक बग लगा हुआ था, यानी डाल्टन ने इनकी सारी बातें सुन ली है और वो तैयार है। फिर इस बात को सुनते ही फ्रेजियर डेरियस को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमला मत करो क्योंकि उन लोगों ने हमारी सारी बातें सुन ली है। लेकिन अब डाल्टन तैयार है। फिर वो सारे हॉस्टेजेस को लाता है हॉल में और यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड्स फेंकने लगता है और एक एक करके सारे हॉस्टेजेस को दरवाजे से बाहर निकालने लगते हैं। तब पुलिस वाले सारे हॉस्टेजेस को पकड़ लेते हैं और फ्रेजियर अपने टीम के साथ अंदर आता है। फिर वो लोग एक एक करके सारे कमरों की तलाशी लेने लगते हैं कि आखिर वो लाश कहाँ पे है और रॉबर्स, लेकिन उन्हें अंदर कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। और उसके साथ साथ वो लोग देखते हैं कि ये एक पैसा भी लेकर के अंदर से नहीं गए और जितनी भी इनके पास हथियार था वो सबका सब नकली था और रबर की गोलियां लगी हुई थी सारे बंदूकों में। और जिस हॉस्टेज को मारने का इन लोगों ने नाटक किया था वो बस एक नाटक था, इसीलिए ये लोग भी बाहर आ जाते हैं और जितने भी हॉस्टेजेस इनके पास हैं उन सबसे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि कौन हॉस्टेज है और कौन रॉबर, और ये पूछताछ ऐसे ही चलती जाती है। लेकिन एक वक्त के बाद फ्रेजियर का सीनियर कहता है कि हम इस केस को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और रॉबर्ट्स ने कुछ भी नहीं चुराया है, इसीलिए कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन फ्रेजियर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, इसीलिए वो सारे सेफ के नंबर को देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि इसी बैंक में एक सेफ है जिसका नंबर है 392, जिसका कहीं पर भी किसी रिकॉर्ड में नाम नहीं है। फिर वो समझ जाता है कि सब कुछ इसी सेफ के लिए हो रहा था, इसीलिए वो जाता है वाइट के पास और उसे पूरी बात बताता है और उसके साथ साथ वो मेयर और वाइट की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जब वो लोग फ्रेजियर को ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन इसके बदले में फ्रेजियर को सिर्फ सच्चाई जाननी है। तो वाइट उसे बताती है कि वो बॉक्स किसी और का नहीं बल्कि केस का था, बैंक के मालिक का, और अंदर उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे और उसके साथ साथ बहुत सारे हीरे भी। और वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि केस का ताल्लुकात था नाजिस के साथ। फिर इन बातों को कहने के बाद अब वाइट जाती है केस के पास और उसे पूरी बात बताती है कि डाल्टन ने अभी तक उन चीजों को रखा हुआ है क्योंकि अगर वो भविष्य में पकड़ा गया तब वो उसका इस्तेमाल करेगा और तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम उसे छुड़ाओ। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे कितने ज्यादा हीरे रखे थे तुमने उस सेफ में, और उसके साथ साथ एक अंगूठी भी थी तुम्हारे किसी यहूदी दोस्त की। और इन बातों को सुनने के बाद केस समझ जाता है कि वाइट कुछ ज्यादा जान गई है, इसीलिए वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देता है और वाइट यहाँ से निकल पड़ती है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और एक सप्ताह का वक्त बीत जाता है। तब हम फिर से डाल्टन की रिकॉर्डिंग देखते हैं और वो बताता है कि वो बैंक से कैसे बाहर निकला। सप्लाई रूम में इन लोगों ने एक अलग दीवार बना दी थी और उसी दीवार के पीछे डाल्टन छुपा हुआ था। फिर अगली बार जैसे ही बैंक खुला डाल्टन उस दीवार से बाहर आया और उसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट और हीरे थे और उन्हें लेकर के वो सामने के दरवाजे के पास आने लगा। तभी फ्रेजियर आ गया मेन डोर पे। तब डाल्टन उससे टकराया लेकिन फ्रेजियर डाल्टन को नहीं पहचान पाया और वो बैंक के अंदर चला गया और डाल्टन चला गया दरवाजे से बाहर। लेकिन अंदर आते ही फ्रेजियर ने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया बैंक वालों और कहा कि मुझे सेफ नंबर 392 को देखना है। लेकिन जैसे ही फ्रेजियर ने 392 को खोला उसे अंदर एक रिंग मिली, एक बबल गम और एक लेटर जिसमें लिखा था फॉलो द रिंग। फिर इस चीज को देखते ही फ्रेजियर समझ गया कि ये डाल्टन ने किया है और वो चाहता है कि फ्रेजियर सच्चाई को निकाले, इसीलिए फ्रेजियर रिंग को रख लेता है और तुरंत पहुंचता है केस के पास और उससे पूछता है कि तुम्हारे बैंक से क्या चोरी हुआ है। तब केस कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर वो 392 नंबर सेफ बॉक्स के बारे में पूछता है, तब केस कुछ भी नहीं बताता। तब फ्रेजियर उस अंगूठी को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं जल्दी ही सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाने वाला हूँ, इस रिंग के साथ जरूर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। फिर इतना कहने के बाद वो पहुंचता है वाइट और मेयर के पास और उन्हें उनकी रिकॉर्डिंग दे देता है, लेकिन कहता है कि इसके पास मेरी एक कॉपी है और वो रिंग भी उन्हें दिखाता है और अमेरिका के वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर देता है ताकि ये लोग केस के बारे में कंप्लेन करें और सच्चाई को बाहर लाएं कि केस ने दूसरे विश्व युद्ध के समय क्या क्या गलत काम किए थे। उसने बहुत सारे यहूदियों का नाम बता दिया नाजिस और उनका लोकेशन भी, जिससे उन सारे यहूदियों को मार दिया गया और बदले में नाजिस ने इसे अमीर बना दिया। और फ्रेजियर चाहता है कि यह सच्चाई दुनिया के सामने आए और वाइट और मेयर को यह करना पड़ेगा वरना फ्रेजियर उन्हें भी एक्सपोज कर देगा। और सारे कामों को खत्म करने के बाद अब फ्रेजियर घर आता है, लेकिन जब वो अपनी चीजों को निकाल रहा होता है तभी उसे अपने जेब में एक छोटा सा डायमंड मिलता है। तब उसे समझ में आता है कि जिससे वो दरवाजे पे टकराया था वो डाल्टन ही था और उसने ही उसकी जेब में वो छोटा सा डायमंड रखा। फिर इन बातों को सोचने के बाद फ्रेजियर हंसता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।